नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बी पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म शीर्षक पर चर्चा करेंगे, कविता पर चर्चा करेंगे। इस शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि यह कविता जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनतंत्र की स्थापना होती है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, उस लोकतंत्र की स्थापना की ओर संकेत करती है। उसकी स्थापना का भावपूर्ण वर्णन इस कविता में दिनकर साहब ने किया है। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान पर लंबे समय तक रहा। सदियों की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जनता की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि जनता जो प्रयास करती है तो बड़े से बड़े ताजों को सर से उतार कर फेंक देती है। तो उसी बात को लेके, उसी विचारधारा को आधार बना के रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता रची है कि जहाँ वो कह रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह कवि सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना, जिसमें कहा जाता है कि जनता के, लिंकन जैसे व्यक्ति ने भी कहा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो आज सिंहासन पर वो राजतंत्र के नुमाइंदे नहीं बैठकर आम आदमी बैठेगा, जनता बैठेगी। उसी विषय में, संदर्भ में बात कर रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की, यानी कि सदियों की पराधीनता के कारण जो क्रांति की भावना, जो चेतना, जो संघर्ष की भावना, वो शांत हो गई थी, ठंड बुझ गई थी, ठंडी हो गई थी, बुझ गई थी, मृतप्राय हो गई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो धीरे धीरे संघर्ष चल रहा था, वो अब स्वतंत्रता संग्राम बहुत प्रखर हुआ, तेज हो गया, राख सुगबुगा उठी, उसमें चेतना आ गई। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष के लिए तैयार हो गए और उस संघर्ष में एक चमक आ गई, एक आभा आ गई। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सुगबुगा उठी, पुनः जलना जाना, उसमें हलचल पैदा हो जाना। यानी कि जो गुलामी की बेड़ियां हिंदुस्तानियों के पैरों में पड़ी हुई थी, अब मानो उनको तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जो चेतना सुषुप्त हो गई थी, जो राष्ट्रीय भाव सुषुप्त हो गए थे, वो सब अब जागृत हो गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम में एक दीप्ति आ गई है, प्रखरता आ गई है। और उस प्रखरता का परिणाम हुआ कि भारत को स्वतंत्रता मिल गई। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी का मतलब है मिट्टी के साथ जीने वाला किसान, दीनहीन, गरीब आदमी, आम आदमी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है कि अब स्वतंत्रता, स्वाधीन भारत का जो सामान्य किसान है, वो अपने आप में मिट्टी का ताज पहनकर, मानो राजसी ताज पहनकर इठलाने लगा है, उस स्वतंत्रता का जश्न मनाने लगा है।
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह रास्ता दे दो अब आगे बढ़ने के लिए, कि बदला हुआ समय है, समय बदल चुका है। उस बदले हुए समय के रथ को आगे बढ़ने का जो घर घर नाद है वो सब सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कि अब कवि कहते हैं कि भारत की जनता का अब राज आ गया है, राजतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, और उस लोकतंत्र में जो शासन, जो सत्ता हाथ में है वो आम जनता के हाथ में। इसलिए कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, कि समय बदल गया है, सिंहासन को खाली कीजिए, जनता का राज आ गया है, खाली करो, ताकि उस सिंहासन पर आम जनता आसीन होकर शासन को प्रारंभ कर सके, अपनी सत्ता का उपभोग कर सके आम आदमी, आम जनता। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी कुछ, कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कि जनता क्या होती है, जनता किसे कहते हैं, उसके विषय में कवि कहते हैं कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें। कि जनता है क्या, जनता प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके साथ। इसका मतलब जनता क्या है, एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि जनता किसे कहें, जनता का मतलब किस वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। तो वहाँ कवि कहता है कि जनता क्या है, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें। कि मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं वही जनता है। अबोध मूर्तों का मतलब है जो लोग खेत खलिहान में काम करने वाले, श्रम करने वाले हैं, आम फहम का जो व्यक्ति है, आम जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है, वो जनता है, वो जनता की कोटि में आएगा। कि मिट्टी की अबोध मूर्तें, मिट्टी की अबोध मूर्तें का मतलब मिट्टी की अबोध मूर्तें, मिट्टी की मूर्तें नहीं है, मिट्टी से, मिट्टी को अपना जीवन मानने वाला, मिट्टी के साथ जीने वाला वो किसान होता है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, और किसान की ज़िंदगी में तो यही चीज़ें बसती हैं, जाड़ा और पाला। वही बात यहाँ ये कि जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, कि जाड़े सर्दी में, सर्दी और पाला जो पड़ता है सर्दी के समय जो ओस पड़ती है पाला कहलाती है ना। तो वही कह रहे हैं कि जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, कि जाड़े पाले की पीड़ा को सदा सहती रहती है और खेतों के काम में लगी रहकर निरंतर परिश्रम करती रहती है, और आम जनता का पेट को भरने वाली होती है जनता। जब अंग अंग में लगे सांप और चूस रहे, और जनता का व्यक्तित्व, जनता कैसी होती है, जनता का चरित्र कैसा होता है, इसको कभी व्याख्यायित करता है कि जब अंग अंग में लगे सांप और चूस रहे, कि जब उसको पता है कि उसके अंग प्रत्यंग में सांप चूस रहे हैं। सांप चूसने का मतलब है शोषणकर्ता उसका शोषण कर रहे हैं अनेकों ढंग से, अनेकों प्रकार से। समाज के जो उच्च वर्ग, जिसे शोषक वर्ग कहें या पूंजीपति वर्ग कहें, कहीं ना कहीं उसकी ओर कवि का संकेत है कि जब अंग अंग में लगे सांपों चूस रहे, कि अंग अंग में शोषण करता, अंग अंग में जो चिपके हुए शोषण करता रूपी सांप है उसका रक्त चूस रहे हो, तब भी जनता, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कि उस सब के बाद भी, शोषण के बाद भी कभी भी जनता है वो अपना दुख दर्द किसी को नहीं कहती है, किसी भी तरह उस शोषणकारी शक्तियों का विरोध नहीं करती है। तो पद में कवि ने जनतंत्र की स्थापना और उस समय जनता के मध्य होने वाली हलचल, शासन पर आसीन होकर शासन प्रारंभ करने की सूचना, साथ ही जनता का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सहनशीलता कितनी अदम्य और अपार है, कि वह सब कुछ जानकर भी, सब कुछ सहकर भी किसी चीज़ का विरोध नहीं करती है। जहाँ उसने कहा कि जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, कि अंग अंग में सांप, शोषण करता रूपी सांप है वो चूस रहे हों, अर्थात उनका शोषण कर रहे हों, तब भी न कभी मुंह दर्द खोल कहने वाले, कि उसके बाद भी कभी भी अपना मुंह खोलकर अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को नहीं कहती, अर्थात उस शोषण को निरंतर सहन करती रहती है।
ये जनता है, ये जनता का व्यक्तित्व है, जनता का चरित्र है। तो कवि ने यहाँ स्वशासन के आगमन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का चित्रण किया है, और वह स्वशासन जनता के प्रयासों से प्राप्त हुआ है। तो जनता को सत्ता पर बिठाने और जनता के व्यक्तित्व के बारे में बताने का कार्य उक्त पद में किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। इनको पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए। अब बार बार रिपीट करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल का जवाब देना और किसी भी कवि की विचारधारा को समझ पाना। जैसे अब हम दिनकर जी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उक्त कविता से हमें पता चलता है कि दिनकर जी आम जनता के हितैषी हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले हैं, लोकतंत्र के हामी हैं। हम जो समझ रहे हैं इन पदों को, तो पहले पद में लोकतंत्र में जनता को काबिज करना, लोकतंत्र में शासन स्थापित करना, आम जनता को बिठाना। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि जनता क्या होती है, किस तरह दुख दर्द को सहन करने वाली होती है जनता, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। तो इससे एक कवि की विचारधारा का पता चलता है। जैसे प्रश्न आ जाए कि दिनकर के काव्य की विशेषताएं बताए, तो काव्य की दो विशेषता हमारे सामने हो गई हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो व्याख्या पढ़ते हैं तो केवल व्याख्या के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ें, हम उस कवि के, उस रचनाकार के, उस लेखक के दृष्टिकोण को भी जान सकते हैं व्याख्या से। इसलिए इनको इसी दृष्टि से पढ़ें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।